Hi everyone, this is Gitanjali and welcome to Education Vitamin. इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर which happens to be chapter number 1 of your book 1 Political Science class 12. इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप. कुछ आंसर्स मैं आपको प्रॉपरली लिख के बताऊंगी, कुछ के मैं आपको हिंट्स दूंगी कि आपको कैसे लिखना है. और ये वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट मी आपको इस चैप्टर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कवर एवरी पॉसिबल टॉपिक दैट यू कैन थिंक ऑफ. एनसीईआरटी प्लस जो एक्स्ट्रा टॉपिक सीबीएसई ने दिए हैं वो सारा कुछ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है. सो वेलकम टू येट अदर फैंटास्टिक वीडियो गाइस. और आई होप कि और वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके बहुत काम आने वाला है. So make sure you watch it till the end. Without any delay, let's start the video. This chapter is coming, as you know, for 8 marks in your term 2 exam. तो possible distribution हो सकता है 4+4, 2+6. इस तरह कोई भी distribution questions का आ सकता है. अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझकर यहाँ 2 और 4 मार्कर्स में इनको कैटेगराइज नहीं किया है, क्योंकि 4 मार्कर में से हम खुद भी 2 मार्कर बना सकते हैं. तो जितना डिटेल में हम आंसर्स को करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स आप लोगों के रिवाइज होंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मार्शल प्लान पेव द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ OEEC. OEEC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो मार्शल प्लान से कैसे जो है OEEC की फॉर्मेशन हुई ये आपको बताना है. सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट की जून 1947 में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल ही अनाउंस द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम. तो इस रिकवरी प्रोग्राम में इन्होंने क्या ऑफर किया था? फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 16 कंट्रीज ऑफ यूरोप टू रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज. ओके, तो इन्होंने बोला कि हम आपकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करके देंगे. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता ही है बहुत बुरी हालत थी यूरोप की इकोनॉमीज की. तो दे सेड कि हम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करके देंगे. दिस वाज द मेजर एम. अब OEEC की फॉर्मेशन, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द मार्शल प्लान इन 1948 टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स. यूरोप का जो जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको जो है फाइनेंशियल एड देने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था. It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. तो स्टार्टिंग तो इसकी फाइनेंशियल एड के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे भी कोऑपरेट करना शुरू किया. दो मार्शल ऑफर दिस प्लान टू ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ईस्ट यूरोपियन को कंट्रीज को ऑफर नहीं किया था. ही डिड ऑफर इट टू देम but they were unable to take a decision by themselves. So सोवियत यूनियन ने तो इसको पूरी तरह डिनाउंस ही कर दिया था. उन्होंने बोला कि तो डॉलर इंपीरियलिज्म को क्रिएट करेगा, मतलब डॉलर की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो है इसको लाया गया है. एंड इट प्रिवेंटेड, सोवियत यूनियन ने क्या किया, इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसको जो है ईस्टर्न यूरोप की तरफ जाने से रोक दिया. इट प्रिवेंटेड द फंड फ्रॉम फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप. तो सिर्फ वेस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज थी वो ही इससे बेनिफिट हो पाई. Question 2 says write a short note on BRICS highlighting its formation and objectives. आपको पता ही है BRICS जो 2-3 कंट्रीज हैं, रशिया, इजराइल, ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल का पार्ट है जो आपको इस चैप्टर में करना है. तो शॉर्ट नोट अगर आता है तो आप क्या लिखेंगे? BRIC was initially it was called BRIC. It was founded in 2006 in रशिया. लेकिन ये ब्रिक्स बना जब इसको साउथ अफ्रीका इसमें इंक्लूड हो गया एंड द फर्स्ट मीटिंग हैपेंड इन द ईयर 2009. तो वहां पे साउथ अफ्रीका आल्सो गॉट इंक्लूडेड इन इट. दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ब्रिक्स लेटर ऑन. जो की ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का वो है प्राइमरली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स. की जो भी इसके मेंबर्स हैं उनमें सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसी. की भाई हम कोऑपरेट तो करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे की जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे एंड इक्वालिटी के साथ एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे. तो ये मेजरली इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. The objectives of BRICS, आप इसको पॉइंट वाइज अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? नंबर 1, इट सीक्स टू डीपन, ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग. ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना.
and among the individual countries for more sustainable, equitable मतलब equal distribution and mutually beneficial development. ऐसी डेवलपमेंट जो हो सस्टेनेबल, जो हो इक्विटेबल और जो हो म्यूचुअली बेनिफिशियल सभी के लिए. Number 2, it takes into consideration each member's growth, development and poverty objectives. कि हर एक मेंबर का जो है ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी पॉवर्टी को इरेडिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर करना कि जो भी रिलेशंस हैं दे आर बिल्ट ऑन रिस्पेक्टिव कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. कि एक वन शू फिट्स ऑल वाला सीन नहीं हो, हर एक कंट्री की जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उसके लिए जो है एक प्लान तैयार किया जाए. कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज वेल एज टू अवॉइड कंपटीशन, जहां भी पॉसिबल हो कंपटीशन को अवॉइड करना है. टू एनहांस एंड डाइवर्सिफाई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन. जी हाँ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे ये सारी कंट्रीज ब्रिक्स की पार्टिसिपेट करती हैं. दैट सपोर्ट वैल्यू एडिशन अमंग दी ब्रिक्स कंट्रीज. आफ्टर दैट, the next aim that you will write is to enhance market access opportunities and facilitate market interlinkages. इसका क्या मतलब है कि जो एक म्यूचुअल मार्केट यहाँ पे क्रिएट हुई है सारी कंट्रीज से मिलके, उसको आप जो है बढ़ावा दें और सबको एक्सेस मिले. जितनी भी कंट्रीज है वो आपस में इंटरलिंक्ड रहे. आई होप ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता हो. ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ओके, तो ये सारे इसके जो है मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सार्क? सार्क भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेंशन एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. सो सार्क जो है इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो जैसा कि नाम में आपको पता लग रहा है कि ये साउथ एशियन कंट्रीज की एक फोरम है which was created in 1985 as an expression of the region's कलेक्टिव डिसीजन. इस एरिया के, इस रीजन की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया टू इवॉल्व अ रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क, कि हम जो है एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के अंडर अब काम करेंगे. तो दैट इज हाउ सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? नंबर 1, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया के लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना. नंबर 2, to strengthen and promote collective self reliance among the countries. मतलब जो है सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर निर्भरता, आत्मनिर्भरता को जो है बढ़ावा देना. और कैसे सेल्फ रिलायंस? कलेक्टिव, कि सारी कंट्रीज जो है वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने साउथ एशिया की. इसको ये प्रमोट और स्ट्रेंथन करने का एम रखता है. इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सिलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस को लेके आना, जितने भी सोशल इनइक्वालिटीज हैं उन्हें खत्म करना, कल्चर को डेवलप करना इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लिख सकते हैं टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो न केवल विद इन सार्क बट सार्क के आसपास भी जो भी डेवलपिंग, इस रीजन में जो भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ भी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो आंसर देख के तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा कि ये 2 मार्क्स का आ सकता है कि 4 मार्क्स का. अगर 4 पॉइंट्स है आंसर में तो 4 मार्कर है, अगर 2 ही पॉइंट्स है तो 2 मार्कर है. ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 मार्कर आपने 50 वर्ड्स में लिखना है, 4 मार्कर आपने 100 वर्ड्स में लिखना है और 6 मार्कर आपने 170 वर्ड्स के आसपास लिखना है. तो आंसर देखकर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हो. मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. अच्छा, यूरोपियन यूनियन के 4 आपको मेजर फीचर्स बताने हैं. नंबर 1, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये कैसे डेवलप हुई. देखो, पहले ये एक इकोनॉमिक यूनियन की फॉर्म में स्टार्ट हुई थी. इकोनॉमी जो था वो मेजर इसका इशू था, मेजर जो द बिगेस्ट रीजन व्हाई इट वाज फॉर्म्ड. सो इकोनॉमिक यूनियन से ये बन गई है एक पॉलिटिकल यूनियन, राइट. सो इट हैज इवॉल्व फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन. इट हैज इट्स ओन फ्लैग, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी. तो इसका अपना खुद का फ्लैग है, आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन का. फाउंडिंग, इसकी खुद की एक फाउंडिंग डेट है और खुद की इसकी करेंसी है. नेक्स्ट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि its share of the world trade is much larger than that of US. मतलब
यूएस के शेयर, वर्ल्ड जितना शेयर यूएस का है वर्ल्ड ट्रेड में, उससे ज्यादा इसका शेयर है, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। मान लो कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाती है, तो क्योंकि इसका शेयर ज्यादा है, इसके पास ज्यादा असर्ट कर सकता है अपनी पोजीशन को एज कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। तो ये एक एडेड एडवांटेज इसके पास है। नेक्स्ट, इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स, कि जो भी यूरोप के क्लोजेस्ट नेबर्स हैं उन पे, एशिया और अफ्रीका, इन सब पे जो है इसका बहुत हेवी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि because of the economic power that it has. It also functions as an important bloc in international economic organizations such as the World Trade Organization. तो अपनी पोजीशन को ये पूरा लेवरेज करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा ईयू का जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है चारों स्फीयर्स में, पॉलिटिक्स में कहिए, इकोनॉमिक्स में कहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में कहिए, या फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सभी जगह ये बहुत स्ट्रांग है। और जीडीपी जो है ईयू का, इट इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी है ये। सो ऑल दीज फीचर्स यू आर गोइंग टू राइट नाउ। Question number 5 says European Union is a highly influential regional organization. देखिए अभी हमने यूरोपियन यूनियन कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हमने पढ़ा है, क्या क्या कितना उसका जो है बोलबाला है हर चीज में। तो इसको आपने जस्टिफाई करना है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द ईयू हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन पॉलिटिकल वन। तो ईयू पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि इट स्टार्टेड ऑफ एज एन इकोनॉमिक यूनियन बट नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल वन एंड इट स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम सोशियोलॉजी में कर चुके हैं। नेशन स्टेट मतलब जिसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, जिसके सिटीजन्स जो है अपना खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका पासपोर्ट होता है, राइट। तो इट हैज नाउ बिकम अ नेशन स्टेट। अब ये क्यों इन्फ्लुएंशियल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट हैज, अभी ये पॉइंट हमने जस्ट पढ़ाई था कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में इसका। इसके अलावा इट इज द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूएस। तो यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। It also functions as an important bloc in international economic organizations like World Trade Organization. दो मेंबर जो है यूके, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दे होल्ड परमानेंट सीट्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये दो जो कंट्रीज है, ब्रिटेन और फ्रांस, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स। मिलिट्री की अगर हम बात करें तो ईयू की जो मतलब यूरोपियन यूनियन की जो आर्म्ड फोर्स दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो आंसर थोड़ा सिमिलर है, बट यहाँ पे हमने पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया है। बहुत सारे एरियाज में इट्स मेंबर स्टेट्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसीज। तो इनके खुद के अपने अपने जो भी मेंबर्स हैं उनके अपने फॉरेन रिलेशंस होते हैं। दे टैकल इट ऑन देयर ओन एंड दे हैव देयर ओन डिफेंस पॉलिसीज इन प्लेस एज वेल। जैसे कि आपको पता ही है, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, इट्स ओन एंथम, its founding date and its common currency, right? The euro. The EU has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the Soviet bloc. तो इसने धीरे धीरे जो है सोवियत ब्लॉक से भी कुछ कंट्रीज को अपनी तरफ लाया है, अक्वायर किया है। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे यू में। अगर 6 मार्कर आता तो आप ये 6 के 6 देखो आप 6 पॉइंट्स है, तो अगर ये 4 मार्कर आता तो कोई भी 4 पॉइंट्स आप लिख देना। और अगर ये 6 मार्कर की फॉर्म में आता है यू पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये 6 के 6 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज पेड एडिक्वेट अटेंशन टू एशियान, गिव 2 पॉइंट्स टू जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको 2 ही पॉइंट देने हैं कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया और एशियान की जो दोस्ती है वो कैसे करीब आई है, हाउ हैव द टू कंट्रीज कम क्लोजर। इसको आपने किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में जस्टिफाई करना है। सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। सो हाउ वुड यू स्टार्ट योर आंसर? This is what you need to write. In recent years, India has paid adequate attention to ASEAN. कि अब तो भाई इंडिया ने बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया एशियन पे।
सबसे पहले आप लिखेंगे द एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इट केम इनटू इफेक्ट इन 2010। तो यहाँ पे जो है आप एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न देख सकते हैं इंडिया एशियन रिलेशनशिप्स में। इसके अलावा जनवरी 25, 2018 द सिल्वर जुबली ऑफ इंडिया एंड एशियन पार्टनरशिप वाज कमेमोरेटेड। तो यहाँ पे लीडर्स ने जो है पोस्टल स्टैम्प्स रिलीज की थी टू मार्क द इवेंट। तो हम इन चीजों से कह सकते हैं कि हाँ भाई, अब इंडिया भी जो है एशियन की तरफ ध्यान दे रहा है। एक्सप्लेन मिरेकल ऑन द, तो आप देख सकते हैं आंसर जो है बहुत ही छोटा सा है, तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन मिरेकल्स ऑन द हान रिवर, ये भी छोटा सा ही आंसर है, तो ये भी 2 मार्कर ही आप इसे कंसिडर करें। What is miracle on the Han River? Miracle on the Han River refers to the emergence of South Korea as a center of power in Asia. तो इसी को जो है मिरेकल, मिरेकल मतलब एक चमत्कार होना। तो साउथ कोरिया जब एक वर्ल्ड के सेंटर ऑफ पावर की फॉर्म में राइज हुआ, दैट फिनोमिना इज व्हाट वी कॉल एज द मिरेकल ऑन द हान रिवर। बिटवीन 1960s एंड 1980s, ये 2 डेकेड्स के बीच में जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ रैपिड यहाँ पे, एंड इट डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर व्हिच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑन द हान रिवर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर? भाई सब कंट्रीज के बारे में बात कर ले, अपनी इंडिया के बारे में भी तो बात करेंगे। तो इंडिया को जो है इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर की फॉर्म में क्यों कंसिडर किया जाता है? सबसे पहला इसका रीजन है the economic, cultural and strategic position of the country with the population of more than 135 crores is very strong. पहली बात तो हमारा पॉपुलेशन, दूसरा हमारी इकोनॉमिक पोजीशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स में एक है इंडिया। कल्चरल पोजीशन हमारी या स्ट्रेटेजिक पोजीशन कहे, सब चीजों में इंडिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की, तो इसमें हम बात करेंगे अपनी मिलिट्री की। द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद इंडिजिनस न्यूक्लियर। हमारे पास अपनी खुद की जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पार्ट। फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो टारगेटिंग अ गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दिस इज आवर गोल। अ कंपेटिटिव ह्यूज मार्केट, सारे वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इंडिया में आना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है इट्स ह्यूज। An ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora, मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग जो है they are spread out across the globe, जो कि अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। They impart a distinct meaning and salience to India as a new center of power of the 21st century. तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे अगर ये आता है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद एशियन। तो इनका कंपैरिजन आ सकता है दोनों के अंदर कि यूरोपियन यूनियन को आप एशियन से कंपेयर कीजिए। तो इसमें आप दोनों के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आप एक डिफरेंस टेबल भी बनाकर लिख सकते हैं। तो डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन ईयू एंड एशियन, डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन ईयू एंड सार्क। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिनेरियो। तो सबसे पहले यू के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द ऑर्गेनाइजेशन दिस OEEC was formed, sorry for the typo, and it was established by America under the Marshall Plan. इस Marshall Plan ये क्या था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है OEEC की फॉर्मेशन ने जो है अमेरिका ने एस्टेब्लिश किया इसको, और The process of economic integration of Europe, यूरोप की जो बुरी हालत हो रखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। इट प्रोसीडेड सिस्टमैटिकली एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप, सबसे पहले क्या बना, काउंसिल ऑफ यूरोप बना 1949 में। अब इसके बाद क्या बना, द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी 1957 में। तो एक टाइमलाइन है कि धीरे धीरे कैसे यूरोपियन यूनियन जो है it came into being, और after the collapse of the Soviet bloc EU जो था establish हुआ 1992 में। तो ये थी कहानी इसके ओरिजिन के पीछे। It has its own flag, its own anthem, founding date and currency. EU is the largest economy largest economy in 2005. It had a GDP of more than $12 trillion in 2005. तो बहुत ही बड़ी इसकी इकोनॉमी थी।
Let us talk about ASEAN now. ASEAN is Association of साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. फुल फॉर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए. ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1967 में ये स्टैब्लिश हुई थी. तो काफी पहले स्टैब्लिश हुई थी ये ईयू से. फॉर्मली जब ईयू स्टैब्लिश हुआ था बाय 5 कंट्रीज ऑफ द रीजन. किस किस कंट्री ने मिलकर एशियान को बनाया? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. बाय साइनिंग द बैंकॉक डेक्लेरेशन. ये था उस डेक्लेरेशन का नाम जिसको साइन करके एशियन की फॉर्मेशन हुई थी. एशियन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द एशियन वे. अभी एशियन वे क्या है? इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर भी आ सकता है. तो इन्होंने एशियन वे को अडॉप्ट किया एज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन कि हम आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे. इनफॉर्मल वे में करेंगे. एशियन वे का मतलब है कि हम आपस में फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे जो भी मेंबर्स है एशियन के. नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट मीन्स हम आपस में कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और आपस में कोऑपरेशन के साथ रहेंगे. तो ये 3 इसके पिलर्स हैं एशियन वे के: इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव. नेक्स्ट पॉइंट जो एशियन में आपको लिखना है वो ये है कि एशियन में कौन कौन सी बॉडीज, इसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं. 2003 में इट मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन एशियन कम्युनिटी जिसके 3 पिलर्स थे: एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. तो ये 3 कम्युनिटीज जो थी एशियन की, दे वर फॉर्म्ड इन 2003. तो अलग अलग फील्ड्स पे इसने खुद को जो है एक्सपैंड किया. ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national differences. ठीक है, इन सारी चीजों में इनका कोऑपरेशन उन्होंने प्रॉमिस किया एक दूसरे को. सोवरेन राइट्स मतलब कोई किसी को कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा. एवरी कंट्री विल रिमेन फ्री. एशियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन अदर कंट्रीज. ASEAN had focused on creating a free trade area, FTA for investment, labor and services. तो इसका जो विजन है 2020 का, it had defined an outward looking role for ASEAN in the international community. ASEAN policy has been to encourage negotiations over conflicts in the region. ये सारे पॉइंट्स आप ASEAN के अंडर लिखेंगे. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जिसके हैं 2 पार्ट्स. व्हाट इज मेंट बाय द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द एशियन वे. द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट आपको जैसे पता ही है, इट वाज साइंड ऑन 7 Feb 1992 और इसने क्या किया था? यूरोपियन यूनियन को एस्टैब्लिश किया था. इसी ट्रीटी के थ्रू जो है द ईयू वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कि हाँ जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की उन सबकी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी और एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी. कोऑपरेशन एंड जस्टिस, इस चीज में हम लोग इकट्ठे काम करेंगे. होम अफेयर्स में एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी. तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आपको लिखने हैं. एशियन में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन विच इज इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, नॉन कन्फ्रंटेशनलिस्ट एंड कोऑपरेटिव. Okay? तो जितने भी एशियन के मेंबर्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है. सो दीज 4 पॉइंट्स यू विल राइट अंडर. ये चारों कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान से याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ईयू फ्लैग व्हाट डज द सिंबल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स इन अ सर्कल सिग्निफाई. वो जो 12 गोल्ड स्टार्स हैं उनका क्या मतलब है एशियन के ईयू के फ्लैग में. द सर्कल जो है इन द ईयू फ्लैग इट स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी. सर्कल मतलब सॉलिडारिटी, मतलब हम सब एक हैं, राइट. एंड पीस अमंग द पीपल ऑफ यूरोप कि हम जितने भी सिटीजन्स हैं यूरोप के, वी वांट पीस एंड वी आर वन. इट कंटेन्स 12 स्टार्स व्हिच सिंबलाइजेस परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी. तो स्टार्स का मतलब है परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी. तो ये आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे. सिंबल्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब एनी फोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना. ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना, तो भाई आप लगा लो आना ही आना है एक तरह से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको 4 मार्कर और 6 मार्कर दोनों की फॉर्म में जो है याद कर लेना और क्या क्या पॉइंट्स लिख कर आने वो भी बताती हूँ तुम्हें. टू मेक इट ग्रो एट अ फास्टर रेट, राइट. तो चलिए बात कर लेते हैं चाइना के इकोनॉमिक पॉलिसीज की.
China's economic success has been linked to its rise as a global power. The major policy decisions, number one कौन सा policy decision लिया इसने? It ended its political and economic isolation. खुद को isolate जो इसने कर रखा था अभी तक politically, economically, इसने जो है उसको खत्म किया and it established relationships with the US in 1972. ये बहुत बड़ा जो है स्टेप लिया था इसने अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए. नंबर 2, 4 चीजों को इसने मॉडर्नाइज किया. ये 4 चीजें क्या क्या थी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक और मिलिट्री. ये 4 चीजों को इसने मॉडर्नाइज किया. इन द मॉडर्नाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय प्रीमियर जू एनलाई इन 1973. तो इन्होंने कहा था कि इन 4 चीजों को भाई जो है मॉडर्नाइज करो, तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी. Deng Xiaoping declared the open door policy, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओपन डोर पॉलिसी चाइना की, एंड रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना की. जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लेके आओ और दरवाजे खोलो चाइना के. इट वॉज मेंट टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, कि हम अपने डोर खोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम दी अदर कंट्रीज. तो बाहर की कंट्रीज अपनी कैपिटल और अपनी टेक्नोलॉजी जो है हमारे कंट्री में लेके आए. This was declared by Deng Xiaoping. इसके अलावा 4th पॉइंट में आप लिखेंगे the privatization of agriculture in 1982. इसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुई इंडस्ट्रीज की in 1998. तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे. इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन वर एलिमिनेटेड. जो ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया गया ओनली इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड बैरियर कंट्रीज के बीच में नहीं रखे गए थे, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स इजीली आके अपनी अपनी एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते थे. तो ये सारी जो चीजें थी ये चाइना ने अपनाई अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए. अब देखो कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनकी मैं तुम्हें हिंट देने वाली हूं कि तुम्हें इसका आंसर आखिर लिखना कैसे है. ठीक है, पूरा आंसर नहीं लिखूंगी लेकिन क्वेश्चन बताऊंगी और तुम्हें हिंट्स दे दूंगी कि दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको लिख लेना और जो ये कीवर्ड्स हैं मेक श्योर ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे आंसर में हो. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी देयर हैव बीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्टिंग द पीपल ऑफ चाइना. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं ये, कि भाई चाइना की इकोनॉमी तो इम्प्रूव हो गई लेकिन वहां के जो लोग हैं वहां उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इस डेवलपमेंट के हैं. तो इस बात पर आपको 4 ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपने मेंशन करना है कि वहां के लोगों के लिए क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के रहे हैं. तो पहला सबसे जो आप पहले तो आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को. यू विल राइट कि इवन दो चाइनीज इकोनॉमी हैज इम्प्रूव्ड, इकोनॉमी तो इम्प्रूव हो गई है लेकिन देयर हैव बीन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल. The 4 negative consequences are as follows. Number 1, the benefits have not been equally received. सबको equal benefit नहीं मिला है. 100 million से भी ज्यादा लोग जो हैं they are still unemployed. तो this is what you will write in the first point. Second point, females की जो work conditions हैं वो ऐसी है मानो यूरोप जैसी. जब यूरोप की 18th और 19th सेंचुरी में जो कंडीशन थी विमेन की, वो कंडीशन है, बहुत ही रिग्रेसिव और बुरी कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क की. इसके बाद बहुत हाई लेवल करप्शन है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है. डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू विल राइट इन दिस आंसर इज राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस आ चुका है इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके. तो ये 4 पॉइंट्स आप इस आंसर के अंदर लिखेंगे. अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ चाइना टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी 2040. ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो एस्टिमेट है कि चाइना यूएस को ओवरटेक कर जाएगा एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसको आपने एनालाइज करना है कि इसका क्या बेसिस है, ऐसा क्यों कहा गया है. राइट, तो ये पॉइंट्स जो है आपको इंक्लूड करने हैं. सबसे पहले ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ. इसका मतलब चाइना जो है, सबसे पहले देखो आप आंसर को इंट्रोड्यूस करोगे कि चाइना इज व्यूड टू डोमिनेट यूएस बाय द ईयर 2040 बिकॉज नंबर 1 ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ. इसमें आप क्या लिखेंगे कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, क्योंकि
जो इसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है रीजन्स के अंदर, उसकी वजह से ऐसा बोला जाता है। इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, चाहे आप इसकी पॉपुलेशन की बात करें, चाहे आप इसकी जो है लैंड मास की बात करें, एरिया बहुत ज्यादा है इसके पास। इसके अलावा जो है रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें इसके रीजनल लोकेशन की, तो वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है इसके लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो कहें तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे रीजंस बन जाते हैं इसके ग्रोथ को बढ़ावा देने के, कि हाउ इट कैन प्रूव टू बी अ ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट आप लिखेंगे वो है ओपन डोर पॉलिसी के बारे में। अभी मैंने आपको बताई है कि ओपन डोर पॉलिसी क्या थी। चाइना ने ये पॉलिसी अनाउंस की थी 1978 में, और इस पॉलिसी में इसने क्या किया था कि इनका बेसिक एम था कि अपने प्रोडक्टिविटी को हमने बढ़ाना है, राइट। हम बाहर से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट्स जो है लेके आएंगे और अपनी कंट्री में उसको इन्वेस्ट कराएंगे और अपने कंट्री को जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए, बाहर से वेस्टर्न कंट्री से एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कंट्री में। एंड इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, इन सब के लिए बहुत सारे जो है इन्होंने स्टेप्स लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इन दोनों चीजों का जो है इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया इकोनॉमी को ग्रो करने में, फ्लरिश करने में। और फॉरेन ट्रेड की अगर आप बात करें तो फॉरेन ट्रेड भी इनका काफी बढ़ा जब इन्होंने SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो क्रिएट करे और नए ट्रेडिंग लॉज बनाए, राइट। तो उन्होंने बहुत इजी कर दिया चाइना के साथ ट्रेड करना लोगों का, बाकी कंट्रीज का, तो इसीलिए इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट मेक्स रशिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखो ये सारा हिस्सा है आपके एक्स्ट्रा मटेरियल का, रशिया, इसराइल, इनके बारे में आपको वहां से पढ़ना है, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ आपको लिखना क्या है रशिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर में। तो ये 4 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन। इंट्रो में आप क्या लिखेंगे कि जो रशियन फेडरेशन है वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है कि एक सुपर पावर बन जाएगी इन द 21st सेंचुरी, राइट। इट्स अ पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के रूप में जो है USSR के ये उभर कर सामने आई है। तो ये पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं दोनों। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स यू आर गोइंग टू कवर। एनर्जी सुपर पावर, एक एनर्जी सुपर पावर कैसे है देखिए, अगर आप इसको इकोनॉमी में कहें, मिलिट्री में कहें, एनर्जी में कहें, हर चीज में जो है एक सुपर पावर के रूप में रशिया उभर कर आया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सुपर पावर में एनर्जी सुपर पावर के रूप में ये उभर के आया है, बिकॉज इसकी जो इकोनॉमी है मेनली इट्स बेस्ड ऑन इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो इस कंट्री के पास है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ा ये एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का वर्ल्ड में, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का वर्ल्ड में। तो दीज फैक्टर्स मेक इट एन एनर्जी सुपर पावर। इसके अलावा बहुत सारा ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब तो भर भर के यहाँ पे भंडार है रशिया के पास, ऑयल के, नेचुरल गैस के, प्रेशियस मेटल्स के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें इसकी मिलिट्री की, तो मिलिटरीली भी ये बहुत बड़ी सुपर पावर बन है, क्योंकि इसकी जो मिलिट्री है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेस है इसके पास। और इसके अलावा 6th लार्जेस्ट नेशन है ये। मिलिट्री के ऊपर जो स्पेंड होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है इन टर्म्स ऑफ दैट, तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 61.4 बिलियन डॉलर्स का जो है इनका एनुअल बजट होता है जो ये लोग अपने मिलिट्री पे खर्च करते हैं। सो ह्यूज नंबर। देन उसके अलावा अगर इसकी बात करें इसकी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर्स की, तो ये परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। रशिया जो है इसके अलावा P5 का मेंबर है, परमानेंट मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा G8 का मेंबर है, OSCE का मेंबर है। OSCE स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका मेंबर है। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर है, और ब्रिक्स का मेंबर तो है ही है। और बहुत बड़ा जो है नेशन है, अगर आप इसके टेरिटरी की बात करें तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज कंट्री।
सबसे बड़ा कंट्री है, रिसोर्सेज के टर्म्स में बात करें, टेरिटरी के टर्म्स में बात करें. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी कैन इजीली से दैट इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर. अगला क्वेश्चन भी आपके एक्स्ट्रा मटेरियल पे ही बेस्ड है. हाउ हैज इजराइल emerged as a powerful nation of the 21st century. तो क्या क्या पॉइंट, सबसे पहले तो इट हैज इमर्ज्ड, सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे कि हाँ इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक, in terms of defense, in terms of agriculture, in terms of political standing. हर तरीके से इंटेलिजेंस की किसी भी तरीके से आप बोलें तो ये वर्ल्ड के लीडिंग नेशंस में से एक है. मेजॉरिटी जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं वो इजराइल से आते हैं. छोटा सा देश है लेकिन इतना ज्यादा एडवांस्ड है ये कि इसने बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रखी है. इसके अलावा आप लिखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल हाइट्स इसने अचीव की हैं क्योंकि इसकी डिफेंस पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इनके पास बहुत ज्यादा हैं. अपने नई नई टेक्निक्स को ये इनोवेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है. एक छोटा सा जूविश नेशन है ये, जूविश जियोनिस्ट नेशन, जो कि अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जो कि अरब डोमिनेटेड एरिया है, राइट. वहाँ अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक छोटा सा देश है. और लेकिन फिर भी जो है इसकी यूएस के बाद अगर बात करें तो यूएस के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप एंटरप्राइजेस हैं वो इजराइल के पास है, राइट. एक बहुत ही वेल डेवलप्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी है इनके पास, तो कोई भी बहुत ज्यादा फाउंडेशंस नहीं है यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह के. एंड इसके एक्सपोर्ट्स में आप बात करें तो डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है, ये हाईटेक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका बहुत लार्ज शेयर है एक्सपोर्ट्स का. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो इजराइल जो है पूरी तरह से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करता है दो अरब नेबर्स के साथ, इजिप्ट एंड जॉर्डन. इनके साथ इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स है इजिप्ट एंड जॉर्डन के साथ. एंड इसके साथ इसने जो है पीस ट्रीटी साइन की थी 1979 में. ओके, इजराइल जो है 1979 में इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ किया था इसने 1994 में, राइट. तो इसने पीस ट्रीटी साइन की थी एंड इट हैज ओपनड इट्स बॉर्डर्स टू दीज कंट्रीज. इसके अलावा इट हैज बीन अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1949, और ये एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है हमारी वहां का भी जो है बहुत बड़ा पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर भी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी. तो कहने को तो छोटा सा देश है बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये कंट्री है, हर तरीके से डेवलप्ड है. Let us now talk about some long answer type questions which you can get in your question paper. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है what are the major differences between SAARC and EU. ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको बताने हैं. तो जैसे कि मैंने कहा आप अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एक साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एक करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. मतलब पहले सार्क लिखा फिर उसके अंदर उसके पॉइंट्स लिख दिए, फिर ईयू लिखा फिर उसके नीचे उसके पॉइंट्स लिख दिए. तो पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इनके व्यू पॉइंट का. तो सार्क को एस्टैब्लिश किया गया था इस व्यू के साथ कि ये इवॉल्व करेगा थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स, राइट, कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलैटरल मीन्स. तो ये इसका पॉइंट था, मल्टीलैटरल मीन्स. ये इसका व्यू था जब ये एस्टैब्लिश हुआ था. काफी सारे तरीकों से जो है यहाँ पे कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा. यहाँ पे जो है नाटो ने इसको एस्टैब्लिश किया था, यूरोपियन यूनियन ने, ताकि 16 जो मेंबर नेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के उनकी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके. तो इसका जो मेन व्यू पॉइंट था वो इकोनॉमी का रिवाइवल था, विच वाज शैटर्ड ड्यू टू ऑफ कोर्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो उसको रिवाइव करने के लिए इसको बनाया गया था. And to support capitalism also, right, because all these countries happen to be capitalist countries. तो capitalism के support के लिए भी इसको बनाया गया था. तो व्यू तो हो गया पहला डिफरेंस. उसके बाद इसकी जो गाइड है, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इनको गाइड करे सार्क को, राइट. देयर इज नो कॉमन इंस्टीट्यूशन टू गाइड सार्क. लेकिन यहाँ पे जो है इट इज गाइडेड बाय कॉमन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इनका यूरोपियन कमीशन है एक, ठीक है, वो इनको गाइड करता है. इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इनको गाइड करती है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट
दे ऑल्सो हैव यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, कोर्ट भी है इनके पास अपना खुद का। तो इनके पास ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको गाइड करती है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेक्रीफाइस की बात करें तो दे शो रिलक्टेंट एटीट्यूड, सार्क की जो कंट्रीज हैं दे आर रिलक्टेंट कि भाई हम अपनी जो है रिलक्टेंट मतलब ज्यादा तैयार नहीं है किस चीज के लिए, अपनी नेशनल सोवरेनिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए, कि भाई अगर कल को कोई बात आती है तो क्या आप अपनी सोवरेनिटी को, आप जो अलग अलग कंट्रीज हैं आप फ्री हैं, आप उसको सेक्रीफाइस करोगे। तो सार्क कंट्रीज कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रिलक्टेंट है, बट यहाँ पे दे आर विलिंग टू सैक्रिफाइस इवन देयर सोवरेनिटी, अगर कोई बात इन पे आ जाती है, सो विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर सोवरेनिटी। ओके, अगर ग्रेटर गुड है तो उसके लिए आप अपनी सोवरेनिटी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हो। इनोवेशन की बात करें तो दे प्रेफर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये लोग प्रेफर करते हैं कि भाई बनी बनाई टेक्नोलॉजी हमें दे दो, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। इनोवेशन में इतना बिलीव नहीं करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो नेशंस है ऑन द अदर हैंड दे आर ड्राइविंग इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, तो इन्वेंशंस और इनोवेशन को ये लोग ड्राइव करते हैं, यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इन कंट्रीज को, ये जो एशियन कंट्रीज है इनको यूएस और चाइना जो है बहुत ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, तो ये लोग काफी हद तक डिपेंडेंट है इनके ऊपर, बहुत सारा इंटरफेरेंस भी इनकी वजह से रहती है इसमें सार्क कंट्रीज में यूएस और चाइना की, इसी वजह से क्योंकि टेक्नोलॉजी को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इतनी इंटरफेरेंस यूएस और चाइना की नहीं है क्योंकि ये लोग खुद ही इनोवेशन करते रहते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है सार्क कंट्रीज की, और इनकी ये जो ईयू नेशंस है इनकी इकोनॉमी है नॉलेज बेस्ड सर्विस सेक्टर में, राइट। तो आई होप एक यहाँ सर्विस सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया दे, तो आई होप आपको मेजर मेजर जो डिफरेंसेस लिखने हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको जो बताना है अगला क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको जो है बेसिकली ये बताना है कि इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं चाइना के साथ इंडिपेंडेंस से लेकर 1962 के बीच में कैसे कैसे चेंज हुए। तो दो तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, पहले तो आपको फ्रेंडली रिलेशंस बताने हैं और फिर आपको स्ट्रेन्ड रिलेशंस, मतलब जब रिलेशनशिप्स में खटास आ गई, जब रिलेशनशिप्स खराब हो गए तो आपको लिखना है, दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो फ्रेंडली रिलेशंस में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं कि चाइनीज रेवोल्यूशन, रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की 1949 में जब चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज चाइना एज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज देयर। इसके अलावा जो पंचशील एग्रीमेंट था विच वाज साइन बिटवीन नेहरू एंड ज़ोउ एनलाई, जो 5 प्रिंसिपल्स थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के जिनको हम पंचशील कहते हैं, ये 29 अप्रैल को जो है अडॉप्ट किए गए थे 1954 को बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इनको आप जो है लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब अगर बात करें इंडिया और चाइना के स्ट्रेन रिलेशनशिप्स की तो ये स्टार्ट हुए थे विद द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाय चाइना इन 1950, और यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक बहुत ही बफरिंग एक एरिया था तिब्बत का, मतलब जहाँ पे जिसकी वजह से शायद कन्फ्रंटेशंस नहीं हो रही थी, अब वो होनी शुरू हो गई। तिब्बत वुड एक्ट एज अ बफर, राइट। इसके अलावा तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे मिस्टर दलाई लामा, उनको इंडिया में असाइलम उन्होंने मांगा एंड इंडिया गेव हिम असाइलम, ही सॉट असाइलम इन 1959। वो लोग, उनको चाइना ने वहां से जो है जाने को कहा, तो ही केम टू इंडिया एंड ही टुक शेल्टर हियर। और चाइना ने अलेज किया कि इंडिया जो है एंटी चाइना एक्टिविटीज कर रहा है उनको यहाँ पे शेल्टर देके, जबकि ही इज अ रिलीजियस गुरु, राइट। काफी सारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हुई दोनों कंट्रीज के बीच में ओवर द अक्साई चिन एरिया, ये जो एरिया है ये लद्दाख में है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में काफी सारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हुई एंड इन द नेफा रीजन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ नेफा, ये दो जो है बोन ऑफ कंटेंशन थे दोनों के दोनों एरियाज। इसके अलावा चाइना ने जो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट थी इसकी वजह से चाइना ने इन्वेजन किया 1962 में, अक्टूबर 1962 में, और फाइनली चाइना ने जो है यूनिलैटरल सीज फायर तो
अनाउंस कर दी, लेकिन इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा जो रिलेशनशिप्स थे वो स्ट्रेन इन दोनों कंट्रीज के बीच में हो गए। अब अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स में, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। तो ये कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो हमने 4 मार्कर्स में किया था। तो पहला आप इंट्रो लिख देंगे यहाँ पे कि चाइना जो है एक थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। इसके अलावा इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड चाइना जो है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये बेस्ड था सोवियत मॉडल पे, जब चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जब फॉर्मेशन हुई थी चाइना की, लेकिन उस टाइम जब ये सोवियत मॉडल पे बेस्ड था तो तब इसने सारे के सारे अपने लिंक्स जो हैं तोड़ दिए थे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से, क्योंकि तब ये सोशोलॉजिस्ट जो है ये इसकी सोवियत मॉडल को ये फॉलो करता था। तो ये फैक्टर्स, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स राइज। नंबर 1, यूज ऑफ द सोवियत मॉडल। तो चाइना ने एक्सेप्ट किया सोवियत मॉडल, उसके रिसोर्सेज पे रिलाई किया। चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपने जो डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने गुड्स को खुद ही बनाएंगे, और आज भी उस चीज को फॉलो करता है। एंड क्रिएट स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज फ्रॉम कैपिटल प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर, कि हम अपने गुड्स को खुद ही बनाएंगे और जो है एग्रीकल्चर से हम कैपिटल, अपने खेती बाड़ी से हम कैपिटल को बनाएंगे और उसी कैपिटल से जो है हम लोग इंडस्ट्रीज को बनाएंगे। तो खुद पे सेल्फ रिलायंट बनने का इन्होंने डिसाइड किया। सेकेंड जो था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यहाँ पर चाइना ने जितने भी इसके रिसोर्सेज थे वो अपनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को डेवलप करने में यूज किए। जितने भी सिटीजन थे उनको एजुकेशन दी गई, उनको हेल्थ प्रोग्राम में एनरोल किया गया। इसके अलावा रिलेशनशिप विद यूएसए की अगर बात करें तो चाइना ने जो है अपने रिलेशनशिप्स यूएसए के साथ एज यू नो 1972 में प्रॉपरली एस्टैब्लिश किए थे, और इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी जब इंटीग्रेट हो गई तो इसने चाइना को इनेबल किया टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद ट्रेड पार्टनर्स लाइक यूएसए, क्योंकि यूएसए की खुद की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन। तो काफी सारी चीजों का मॉडर्नाइजेशन हुआ चाइना में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, मिलिट्री हो, साइंस एंड टेक हो, दे ऑल वर प्रपोज्ड कि इन सबका मॉडर्नाइजेशन जो है वो होना चाहिए। इस पॉलिसी से क्या हुआ, चाइनीज इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेशन को ब्रेक कर पाई, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपनी चीजों को मॉडर्नाइज कर दिया था। नेक्स्ट वाज मेजर पॉलिसीज वर अनाउंस, दी ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का बार बार बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ये, अकेली खुद में भी आ सकती है एज अ 2 मार्कर, 4 मार्कर्स में भी आ सकती है और 6 मार्कर्स में तो आप देख ही रहे हो। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी जो है अनाउंस की गई थी बाय डेंग ज़ाओपिंग इन 1978। और इस पॉलिसी ने क्या किया था, इट एम्ड एट जनरेशन ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, कि हम अपने जो है दरवाजे अपने कंट्री के खोल देंगे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, ताकि हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। नेक्स्ट वाज द एयर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इन लोगों ने क्या किया, चाइनीज ने, इन्होंने एग्रीकल्चर को जो है प्राइवेटाइज कर दिया 1982 में, और इसके बाद इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया 1998 में। तो प्राइवेटाइजेशन इन लोगों ने फॉलो किया। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इनका बढ़ गया और रूरल इनकम्स भी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, लोगों की पर्सनल सेविंग्स बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, रूरल इंडस्ट्रीज की भी जो है ग्रोथ हुई, राइट। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही जो है एक फास्ट रेट से आगे की तरफ ग्रो हुए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन्होंने सेटअप किए और इनका एक बहुत बड़ा रोल था चाइना की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में। बेसिकली इसी की वजह से चाइना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन पाया फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं, उसके लिए, राइट। और इसी की वजह से इसके फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से नाउ इट कैन मेक बिग इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंट्रीज। सो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से चाइना जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर गया। अब आप बात कर लेते हैं अपनी इंडिया की, कि व्हाट मेक्स इंडिया एन इमर्जिंग पावर और अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। डिस्कस इन डिटेल। तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, that India is considered one of the emerging superpowers of the world। 2015 में जो है हमारी कंट्री it became the world's fastest growing economy with a 7.5% estimated GDP growth। ये हमने अचीव किया था 2015 में।
और हमारी कंट्री ने काफी सारी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस किया एंड देन स्टिल वी आर कंसिडर्ड अ सुपर पावर। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एशिया की, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया एज एन इकोनॉमिक पावर। यहाँ पे आप क्या क्या बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि इट्स वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगर आप जीडीपी की बात करें, और थर्ड लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दोनों इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जीडीपी एंड पीपीपी। तो ये बहुत बड़ी लीडिंग इकोनॉमी है हमारी कंट्री। इसके अलावा 2019 में जो है इंडिया ने 10 लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ अपनी ट्रेडिंग टाइज को जो है सेटअप किया, राइट। देन इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पूरे दुनिया में फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारी कंट्री जो है वो सेकंड आती है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है, अगर आप उसकी बात करें तो मेजर एक्सपोर्टर है हम आईटी सर्विसेज के, विद मोर देन, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 180 बिलियन डॉलर्स इन रेवेन्यू वी जनरेट फ्रॉम द आईटी सर्विसेज, राइट। इट एम्प्लॉयज ओवर 4 मिलियन पीपल, द आईटी इंडस्ट्री अलोन इन इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इट। इसके अलावा वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है हमारी कंट्री, एंड द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन में 10th नंबर पे है, लेकिन कंज्यूमिंग में थर्ड नंबर पे है। तो ये भी एक बात है, राइट। ओके, अब बात करें इंडिया एज अ मिलिट्री पावर की, तो हमारी मिलिट्री भी किसी से कम नहीं है। इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ओके। थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास वेल इक्विप्ड हम हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से। सो इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर की, तो यहाँ भी इंडिया किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशंस है इंडिया के अपने आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, और इसके अलावा एशियन कंट्रीज के साथ, या फिर आप बात करें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, राइट। तो इन सभी के साथ बहुत ही पॉजिटिव हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं। इसके अलावा इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ईस्ट एशिया समिट। यहाँ पे भी इंडिया का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, गेम चेंजिंग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया ऑलमोस्ट बनते बनते रह गया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, क्योंकि चाइना ने हमें वीटो कर दिया था, तो हम लोग नहीं बन पाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वरना अदरवाइज हम भी परमानेंट मेंबर आज होते। इसके अलावा इंडिया जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सेंटर्स की का भी सेंटर है, का भी मेंबर है, जैसे कि ब्रिक्स की अगर आप बात करें, या G20 की आप बात करें, या फिर आप बात करें सार्क की। सो गाइज, ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको 101% करके जाने हैं, और क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, इतनी मेरी गारंटी है कि मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा इस चैप्टर में जिसपे मैंने क्वेश्चंस आपको ना बना के दिए हों। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ये सारे नोट्स लिखने में, आप एक्सप्लेन करने में। लाइक जरूर करना यार, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, लाइक जरूर कर देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कम ऑन, प्रेस दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करो अभी, वो रेड कलर का बटन अभी के अभी प्रेस करो, और शेयर करो जितने लोगों के साथ कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।